आम्रपाली की लाख कोशिशों के बाद भी महाराज अपने निर्णय पर अटल थे। अब वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने वैशाली का खाली खजाना भरने का बस एक ही उपाय था, और वो था आम्रपाली द्वारा नगर वधू का कर्तव्य निभाना। महाराज अपने सिंहासन से उठकर नीचे आ गए और कहते हैं, आम्रपाली, एक राजा की जिम्मेदारी होती है राज्य का अच्छे से संचालन करना, और हम उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज, अभी तक तो आप वैशाली को संभाल ही रहे थे ना, अब आपको अचानक धन की कमी कहाँ से हो गई? तो महाराज ने कहा, एक समझौते के तहत हमारे धन की समस्या दूर हो चुकी थी, फिर अब वो समझौता नहीं रहा। तो आम्रपाली ने पूछा, कौन सा समझौता महाराज? किससे किया था आपने समझौता? मुझे बताइए, शायद मैं आपसे बात करके आपकी मदद कर सकूं। तो महाराज ने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि तुम्हें इतनी ही जिज्ञासा है जानने में तो सुन लो। हमारा ये समझौता आपके मित्र व्यापारी भानु प्रताप से हुआ था, जो कि अब टूट चुका है। भानु प्रताप का नाम सुनते ही आम्रपाली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मन में कहा, आखिर ऐसा क्या समझौता हुआ था महाराज और भानु प्रताप के बीच में, और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? भानु प्रताप अपनी हर एक बात हमसे साझा करते हैं, फिर उन्होंने हमें इस समझौते के बारे में क्यों नहीं बताया? और ऐसा कौन सा समझौता है जिससे महाराज को प्रचुर मात्रा में धन मिलता था? भानु प्रताप क्या इतने धनी हैं कि वो पूरे वैशाली के लिए अकेले ही धन उपलब्ध करवा देते थे, या फिर कोई और भी इसमें शामिल है? आम्रपाली के मस्तिष्क में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। आम्रपाली ने अपने मस्तिष्क के सवालों को नियंत्रित करके पूछा, महाराज, कैसा समझौता था आपके और भानु प्रताप के बीच? तो महाराज ने कहा, आम्रपाली, आपने कभी ये सोचा है कि आपको आपका कर्तव्य निभाने के लिए कभी बाध्य क्यों नहीं किया गया? आम्रपाली समझ नहीं पा रही थी कि महाराज आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं। इसका भानु प्रताप जी से हुए समझौते से क्या लेना देना? तो आम्रपाली ने कहा, महाराज, इसका आपके समझौते से क्या लेना देना है? तो महाराज आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आम्रपाली, हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हें लगता होगा कि तुम पहले की सभी नगर वधुओं से अलग हो या फिर कुछ खास हो, इसलिए तुम्हें ये छूट दी गई है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। इसकी कीमत भानु प्रताप चुका रहे थे, हमें प्रचुर मात्रा में धन देकर। ये सुनते ही आम्रपाली के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। वो मन में सोच रही थी कि ये सब क्या चल रहा है? भानु प्रताप जी ने उसे अभी तक अंधेरे में क्यों रखा था? उसने कहा, महाराज, मुझे खुलकर क्यों नहीं बताते आप? तो महाराज ने कहा, भानु प्रताप ने समझौते के अंतर्गत हमसे ये वचन लिया था कि हम आपकी इच्छा या अनुमति के बिना किसी भी पुरुष को आपके समीप नहीं आने देंगे। उसके बदले में वो हमें हर माह तय धनराशि देते रहे। ये सुनकर आम्रपाली लड़खड़ाकर पास रखे एक आसन पर बैठ गई। कुछ देर पहले वो क्रोध से तिलमिला रही थी, और इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। उसके अंदर बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि उसकी सांसें स्थिर नहीं हो पा रही थी। वो कभी दाएं तो कभी बाएं अपना सिर घुमा रही थी। फिर सिर को हाथों से पकड़कर कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही। उसे लग रहा था कि मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो, लेकिन उसे अभी भी महाराज की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो संभल कर उठकर खड़ी हुई और महाराज के पास जाकर कहती है, महाराज, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपने हमारी नजरों में वो सम्मान खो दिया। आप हमसे नगरवधु का दायित्व निभाने के लिए इस हद तक गिर गए कि आपने भानु प्रताप जैसे सज्जन व्यक्ति को लेकर एक मनगढ़ंत कहानी बना दी। आपने एक पल भी ये नहीं सोचा कि भानु प्रताप हमारे मित्र हैं, और ये सब सुनकर हमें कितनी ठेस पहुंचेगी। धन के लालच में आप सब कुछ भूल गए जो भानु प्रताप ने आपके लिए किया। आप ये तक भूल गए कि वो आपके अतिथि हैं। अपना अपमान सुनकर महाराज क्रोधित होकर कहते हैं, अब वो हमारे अतिथि नहीं रहे। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर माफी नहीं मांग सकता, और जो हर समय हमारे सामने अपनी मर्यादाओं के दायरे लांघ कर बर्ताव करे, वो व्यक्ति हमारा अतिथि कभी नहीं हो सकता। हमने उनको भांपने में बहुत देर कर दी, पर जब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ, हमने तुरंत उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, और साथ ही वो समझौता भी खत्म कर दिया जिसकी बदौलत तुम आज तक अपने दायित्व को निभाने से वंचित रह सकी। महाराज की बातें सुनकर आम्रपाली का मन तो कर रहा था कि वो महाराज से बहस करे और समझाए कि भानु प्रताप ने जो भी कुछ किया वो उसे बचाने के लिए किया। लेकिन उस वक्त आम्रपाली के मन में एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब वो ढूंढ नहीं पा रही थी।
वो इतने असामंजस्य में थी कि उसने महाराज से ये पूछ लिया कि महाराज, भला एक धनी व्यापारी एक नगरवधू के लिए इतना कुछ क्यों करेगा? तो महाराज ने सहज होकर कहा, इसका जवाब तो आपको स्वयं भानु प्रताप ही दे सकते हैं, पर हम इतना कह सकते हैं कि एक पुरुष एक स्त्री के लिए इतना सब कुछ सिर्फ 2 ही कारणों से कर सकता है। या तो जब वो उस स्त्री से प्रेम करता है, या फिर जब उसे उस स्त्री से अपनी वासना मिटाने की अपेक्षा होती है। ये सुनते ही आम्रपाली अंदर तक हिल सी गई। वो मन ही मन सोचने लगी, यदि भानु प्रताप को हमसे प्रेम है तो उन्होंने कभी हमसे अपने प्रेम का इजहार क्यों नहीं किया? उन्होंने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा हमसे? तो क्या वो सच में बाकी पुरुषों की तरह अपनी वासना की पूर्ति के लिए हमारे साथ रहते हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पर महाराज की बात को मैं कैसे नकार सकती हूँ? इन 2 कारणों के अलावा भानु प्रताप हमारे लिए क्यों इतना कुछ करेंगे? इसके बाद तुरंत ही फिर आम्रपाली की सोच बदली। उसने मन में कहा, तो क्या भानु प्रताप एक अच्छे इंसान होने का ढोंग कर रहे थे? क्या वो बाकी पुरुषों की तरह ही हमारा फायदा उठाना चाह रहे थे? उन्होंने हमसे इतनी बड़ी चीज छिपाई। यदि ऐसा ही है तो भानु प्रताप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं जो महल के बाहर कतार में खड़े हैं। पर अगर उनका उद्देश्य गलत ही था तो उन्होंने इतना समय क्यों लगाया? हमसे कभी जबरदस्ती क्यों नहीं की? क्यों हमारी सहायता करते रहे? क्यों अपनी जान पर खेल कर हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाए? आम्रपाली को अब भानु प्रताप पर ना तो भरोसा हो रहा था, ना ही वो उन्हें पूरी तरह से गलत मान रही थी। वो बहुत बड़े असमंजस्य की स्थिति में फंस चुकी थी। फिर उनकी नजर महाराज पर पड़ी, जिनके चेहरे पर आम्रपाली के लिए किसी भी तरह के भाव नहीं थे। आम्रपाली को महाराज की बातों पर फिर से शक होने लगा। वो खुद को संभाल कर कहती है, महाराज, हम आपकी बातों पर क्यों विश्वास करें? आप एक राजा हैं, आपका काम ही राजनीति करना है। आप अपने लाभ के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बोल तो रही थी पर उसकी आवाज में अब दम बाकी नहीं था। महाराज ये सुनकर क्रोधित होकर कहते हैं, आम्रपाली, अपनी जबान पर काबू रखो। ये मत भूलिए कि आप एक नगरवधू हैं और इस समय वैशाली के राजा के सम्मुख खड़ी हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए हमने आपको सारी सच्चाई बता दी। अन्यथा आपको बिना कुछ बताए भी हम नगरवधू का दायित्व निभाने के लिए आपसे जबरदस्ती कर सकते थे। आम्रपाली का मन अब बहुत ज्यादा व्यथित था। वो चाहती थी कि कैसे भी ये सब झूठ साबित हो जाए। वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी कि भानु प्रताप उसके साथ कोई छलावा कर रहे थे। आम्रपाली को ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। वो अपने होश में नहीं थी। उसका आंचल कहीं जा रहा था, उसके पैर कहीं और पड़ रहे थे, उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। वो द्वार की तरफ बेसुध सी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके कानों में सिर्फ भानु प्रताप की ये बातें गूंज रही थी, आम्रपाली, जब तक भानु प्रताप है तब तक तुम्हें कोई छू नहीं सकता। आम्रपाली सुनो, तुम्हारे जैसा नृत्य संसार में कोई नहीं कर सकता। इस तरह आम्रपाली भानु प्रताप का सच जानकर बेसुध हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर महामंत्री सुमेर लोगों से धन एकत्रित कर रहे थे। महामंत्री सुमेर ने आम्रपाली से भेंट की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं या 2000 चांदी की मुद्राएं तय की थी, जिसे सुनकर बहुत से लोग वापस चले गए थे। लेकिन जितने भी बाकी थे, उनका आम्रपाली से भेंट करने के लिए धन देना राज्य के खजाने को भरने के लिए काफी था। सुमेर अभी भी मंच पर खड़े थे। बाकी कतार में बचे लोगों से महामंत्री ने कहा, आप सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं। आम्रपाली जैसी स्त्री से भेंट करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। कतार में खड़े लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे थे। उन्हें आम्रपाली से भेंट करने की खुशी तो थी ही, लेकिन उतनी ही खुशी इस बात की थी कि अब समाज में उनका रुतबा बढ़ जाएगा। लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देखेंगे, क्योंकि अब आम्रपाली से भेंट करना एक प्रतिष्ठा की बात थी। एक व्यक्ति ने कहा, धन तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा, किंतु एक बार आम्रपाली हाथ आ गई तो समाज में हमारी शान कुछ और ही होगी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहा मित्र, अब हमारा सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तो एक और व्यक्ति ने कहा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है और वो है आम्रपाली से संगम। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। सुमेर मंच से कहते हैं, आप सभी का महल में स्वागत है। ये सुनते ही दरबानों ने महल का द्वार खोल दिया। पहले सुमेर मंच से उतरकर द्वार से अंदर आ गए। उनके पीछे पीछे कतार में खड़े लोग भी अंदर आ गए। महल के अंदर पहुंचकर सभी लोग आम्रपाली से भेंट करने के लिए खजांची के पास निर्धारित धन जमा कराने लगे और एक व्यक्ति सबके नाम लिखकर उन्हें भेंट करने का समय दे रहा था। महल के पहले माले पर खड़े हुए महामंत्री सुमेर धन के ढेर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अमन ही मन सोच रहे थे,
महाराज, मैंने तो धन का ढेर लगवा दिया, अब आपका काम बाकी है। जाइए, आम्रपाली को भेंट के लिए विवश कीजिए, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एक तरफ महामंत्री सुमेर धन का ढेर देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अंतेनाग ने कुछ लोगों को अफवाह फैलाने की बात करते हुए सुन लिया था। वो चारों लोग घोड़े पर सवार होकर बाग से जाने लगे। अंतेनाग भी अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पीछे जा रहा था। वो मनी मन सोच रहा था, एक बार उस सेनापति के बारे में पता चल जाए जिसने इन लोगों से अफवाह फैलवाई है, उसके बाद तो मैं पता ही कर लूंगा कि राजमहल में किसका हाथ है इन सबके पीछे। वो चारों लोग वैशाली की बस्ती से बहुत दूर खुले मैदान की तरफ जा रहे थे। अंतेनाग भी उनसे काफी दूर सावधानी से चल रहा था। उसे पता था कि उसकी जरा सी भी गलती से ये लोग उसके हाथ से निकल जाएंगे। मैदान को पार कर सामने की तरफ एक चट्टान दिखी। उस चट्टान और मैदान के बीच एक नदी बह रही थी। अंतेनाग ने मन में सोचा, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, सामने तो नदी है। तभी उन लोगों ने अपने घोड़ों को दाईं ओर मोड़ लिया और नदी के दूसरे हिस्से की तरफ चले गए। नदी पार करके वो लोग चट्टान में बनी एक गुफा के अंदर गए। अंतेनाग ने देखा कि गुफा के अंदर मशालों से रोशनी हो रखी है और वो चारों लोग उसके अंदर जा चुके हैं। गुफा के अंत में एक पत्थर पर वहीं सेनापति बैठा था, जिसे महारानी ने अफवाह फैलाने का आदेश दिया था। सेनापति उन लोगों को देखकर कहता है, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तुम्हारे काम का मेहनताना तो मिल गया है। तो उन लोगों ने आपस में एक योजना के तहत आम्रपाली से मिलन का आग्रह किया और सेनापति से कहा, अब आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो सेनापति ये सब सुनकर क्रोधित हो गया। उसने उन चारों को डांट कर वहां से भगा दिया, ये कहकर कि अगर गलती से भी महल के उस व्यक्ति को पता चला कि आप लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, तो वो पहले तुम्हारे कार्य से तुम्हें हटाएंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए दंडित भी करेंगे। दूर खड़ा अंतेनाग ये सब देख रहा था। वो मनी मन कहता है, तो ये है सब समस्याओं की जड़। अब ये हमें बताएगा कि षड्यंत्र का असली सूत्रधार कौन है। वो चारों लोग उस महल के व्यक्ति यानी महारानी के प्रकोप से बचने के लिए सेनापति से दूर रहकर अपने कार्य को पूरा करने गुफा से बाहर चले गए। तभी अंतेनाग गुफा की दीवार से चिपक कर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा और कुछ कदम की दूरी से ही सेनापति के ऊपर किसी चीते की तरह झपट पड़ा। जब तक सेनापति कुछ समझ पाते तब तक अंतेनाग ने उसके सिर पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर दिया। जहां एक तरफ अंतेनाग ने सेनापति को बेहोश कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर महाराज महारानी से उनके षड्यंत्र के बारे में जानना चाह रहे थे। महाराज अपने विश्राम कक्ष में बहुत अधिक क्रोधित थे। आम्रपाली ने आज उनका बहुत अपमान जो किया था। वहीं दूसरी ओर वो इस बात से बहुत क्रोधित थे कि महारानी ने उनके पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला था। महाराज को अत्यधिक क्रोधित देखकर महारानी उनके लिए एक पात्र में जल लेकर आई और कहती हैं, महाराज, एक नगरवधू की बात का इतना क्या बुरा मानना, लीजिए जल पीजिए। ये कहकर महारानी जैसे ही पात्र को उनकी ओर बढ़ाती हैं, महाराज जोर से उनके हाथ पर हाथ मारते हैं। पात्र उछलकर कक्ष की छत से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। पानी की कुछ छींटें महारानी के चेहरे पर भी आ जाती हैं। महाराज का ऐसा क्रोध देखकर वो घबरा जाती हैं। महारानी कहती हैं, महाराज, क्या हुआ है आपको? उस 2 कौड़ी की नगरवधू की आपसे जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर महाराज महारानी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, और वैशाली की महारानी की हिम्मत कैसे हुई महाराज को धोखा देने की? ये सुनकर महारानी की आंखें आश्चर्य से खुलकर बड़ी हो गईं। उन्होंने मन में कहा, महाराज को कहीं ज्ञात तो नहीं हो गया कि हमने ही आचार्य के साथ मिलकर आम्रपाली को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी? महारानी डरकर कहती हैं, कैसा धोखा महाराज, हमसे ज्यादा आपकी फिक्र पूरे वैशाली में कौन करता है? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तो महाराज ने कहा, तो रात रानी उत्सव क्या था, वो भी गलत फहमी है क्या? महाराज के मुंह से रात रानी उत्सव का नाम सुनकर महारानी सकपका गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महाराज को इसकी जानकारी कैसे हुई। महारानी ने तुरंत मन में सोचा कि इस बात को संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये बात आचार्य की हत्या तक पहुंच जाएगी। महाराज ने आगे कहा, आपने किसी लालच की वजह से वैशाली की ना जाने कितनी ही स्त्रियों को कुरूप बना दिया। आपको ये करते समय एक पल के लिए भी मन में ये विचार नहीं आया कि उन स्त्रियों की इसमें क्या गलती थी जिसकी आपने उन्हें सजा दी? महारानी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, अपने किसी लालच की वजह से नहीं, अपितु वैशाली और आपकी भलाई के लिए हमने ये सब किया। हम जानते थे कि आप अपने उसूलों के प्रति निष्ठावान रहना पसंद करने वाले महाराज हैं, और इसलिए यदि हमने आपसे आज्ञा ली होती तो आप कदापि इसके लिए हाँ नहीं करते। महाराज आश्चर्यचकित होकर महारानी को देखकर मन में कहते हैं,
भला स्त्रियों के कुरूप बनने से हमारा और वैशाली का क्या लाभ होता। तो महारानी ने आगे कहा, महाराज, हमसे देखा नहीं जा रहा था कि आप उस तुच्छ व्यापारी से जरा से धन के लिए कितनी बातें सुन रहे थे। वो आए दिन राजकाज में अपनी टांग अड़ाता था। एक महारानी कैसे बर्दाश्त करेगी अपने महाराज का ये अपमान। भानु प्रताप दिन ब दिन वैशाली में अपना वर्चस्व बढ़ाता ही चला जा रहा था। साथ ही सभी के दिलों में उसने अपना स्थान भी बना लिया था। और तो और युवराज स्वर्णसेन भी उनके पीछे पीछे घूमते थे। ये सुनकर महाराज ने मन में कहा, महारानी कह तो ठीक रही है, उस भानु प्रताप ने नाक में दम तो कर ही रखा था। तो महारानी ने आगे कहा, उसके धन की वजह से आप उससे दबे हुए थे, और इसलिए क्योंकि आम्रपाली नगरवधु का दायित्व नहीं निभा रही थी, इसलिए हमने आपकी आज्ञा से नगरवधु की प्रतियोगिता आयोजित करवाई, ताकि कोई नई स्त्री नगरवधु बनेगी तो वो अपना दायित्व निभाएगी और फिर आपको भानु प्रताप के धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद महारानी ने उन्हें रात रानी उत्सव की पूरी कहानी बताई। ये सब सुनकर महाराज ने महारानी से कहा, महारानी, चलो हमने मान लिया कि आपने सच में ये सब कुछ हमारे लिए किया और वैशाली के लिए किया, लेकिन हमसे इतनी बड़ी बात छिपाकर आपने सबसे पहले अपनी पत्नी धर्म के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये कहकर क्रोधित होते हुए महाराज वहां से चले गए। महारानी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो असफल रही। महारानी उन्हें जाते हुए सोच रही थी कि महाराज, आपको हमारा ये करना गलत लग रहा है, जबकि एक महारानी होने से कहीं ज्यादा एक पत्नी होने के नाते हमने ये कदम आपकी सुख शांति के लिए उठाया। महारानी की आंखें नम थीं। उन्होंने खुद को समेटते हुए कहा, आम्रपाली, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हमारे और महाराज के रिश्ते में आज ये दरार पड़ी है, लेकिन हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि आचार्य को पत्र किसने लिखे थे, उसके बाद शुरू होगा हमारा असली खेल। ये कहकर महारानी हाथ मींचते हुए वहां खड़ी रही। नीलपत महल की ओर खिड़की से देखती रही। क्या महारानी को पता चल जाएगा कौशला देवी के पत्र का सच? भानु प्रताप का सच जानने के बाद आम्रपाली पर क्या असर होगा? क्या आम्रपाली को मजबूरन अब अपना दायित्व निभाना पड़ेगा? कैसे निकलेगी आम्रपाली इस मुसीबत से? जानने के लिए सुनते रहिए।